बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 का, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इसका हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ये वाला, ये दायरे की बाउंड्री पे ऐसे चक्कर लगा रहा है। ये दायरे की बाउंड्री पे ये चक्कर लगा रहा है। तो जब पार्टिकल हमारा दायरे की बाउंड्री पे चक्कर लगाएगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है, जिसको हमने ये ग्रीन एरो से शो किया हुआ है, ये उसका प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन क्या करता है, ये डायमीटर के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देता है। तो हमने इस टॉपिक में पार्टिकल की मोशन और प्रोजेक्शन की मोशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो जिस दायरे की बाउंड्री के ऊपर चक्कर लगा रहा है ना, उसका ये जो उसका रेडियस है, ये वाला ओ से लेकर पी तक, ये उसका रेडियस है, जो कि हमारा क्या है, एक्स नाट है। तो हमारे पास एक पार्टिकल जो दायरे की बाउंड्री पे चक्कर लगा रहा है और उस दायरे का जो रेडियस है वो एक्स नाट है। तो दायरे के ऊपर पार्टिकल के मूव करने की वजह से उसका जो प्रोजेक्शन है वो इस डायमीटर के ऊपर जो है वो मूव करेगा। ये हमारा डायमीटर डी ई, इस डायमीटर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्शन मूव करेगा। तो दोनों की मोशन को हमने देखना है। तो जब टाइम टी ज़ीरो था, जब पार्टिकल ने हरकत करना शुरू नहीं किया था, तो तब हमारा पार्टिकल कहाँ था, इस ओ वन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे था हमारा पार्टिकल जब टाइम टी ज़ीरो था। तब उसका जो थीटा है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तब जो हमारा प्रोजेक्शन होगा वो भी कहाँ होगा, ओ पॉइंट पे होगा। तो जब हमारे पास ये पार्टिकल जो है वो मूव करता हुआ चला जाएगा, ओ वन से पी पॉइंट तक चला जाएगा। कहाँ से जाएगा, ओ वन से पी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये ओ वन से पार्टिकल पी पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचता है, टी टाइम में। और उसने जो एंगल तय किया है, इस रेडियस ओ पी ने जो एंगल बनाया है वो है थीटा, जो किसके बराबर है, ओमेगा टी के। और इसको हमने लिखा क्या है कि जो पार्टिकल हमारा एंगल बना रहा है टी टाइम में, वो है ओ वन ओ पी। ये एंगल बना रहा है जिसको हमने किससे धार किया है, थीटा से। और थीटा किसके बराबर लिखा है हमने, ओमेगा टी के। तो जब हमारा पार्टिकल पी जो है वो मूव करते हुए ओ वन से पी पॉइंट तक पहुंचेगा, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो भी डायमीटर के ऊपर मूव कर रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा भी हमारा जो प्रोजेक्शन है वो पी पॉइंट की मोशन की वजह से अब कहाँ तक पहुंच चुका है। भैया पार्टिकल तो पी पॉइंट पे पहुंच गया है, जो दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा था, तो प्रोजेक्शन कहाँ पहुंचा होगा। तो हमने इस पॉइंट से बिल्कुल ऐसे सीधी डॉटेड लाइन डायमीटर के ऊपर ड्रा करनी है। तो उस पॉइंट तक हमारा प्रोजेक्शन जो है वो पहुंच चुका होगा, जिसको हमने ये ग्रीन लाइन से ऐसे शो किया भी, यहाँ तक, ये ओ से एन पॉइंट तक हमारा प्रोजेक्शन जो है वो पहुंच चुका है। तो हाँ, कैसे मालूम करना है हमने प्रोजेक्शन कहाँ तक पहुंच चुका है। हमने फॉर एग्जांपल पी पॉइंट जो है वो इस जगह तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करेंगे डायमीटर के ऊपर, तो जहाँ निशान लगेगा वहाँ वो हमारा पॉइंट होगा भी, इस जगह तक प्रोजेक्शन जो है वो पहुंच चुका है। तो इस तरह हम मालूम कर लेंगे भाई हमारे पास जो है वो प्रोजेक्शन कहाँ पहुंच चुका है। तो ये जो, अगर हम डॉटेड लाइन को कंप्लीट करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है ओ पी एन, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई है। इसमें से हम जो है अब मालूम करेंगे ये ओ एन, प्रोजेक्शन का जो फासला है ओ एन, जिसको हमने एक्स से ज़ाहिर किया है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी एन, ये ट्रायंगल है ऐसे। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले तो मालूम करते हैं भाई हमारे पास बेस कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है इस जगह पर ओ पॉइंट पर, तो इस जगह पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, इस जगह पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो हमारी एन पी वाली लाइन है, यहाँ पर दो जाविये बन रहे हैं, इस जगह पर एंगल थीटा बन रहा है और इस जगह पर एंगल जो है वो 90 बन रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारा बेस है। यहाँ पर अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाली ये जो लाइन है ओ पी, ये हमारा क्या है, ये हमारा वतर है। आप डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो वतर लाइन होती है वो हमारी वतर है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हमारा बेस हो गया। ये वाली लाइन हमारी जो है वो हाइपोटेनियस हो गई और ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर।
तो इस पूरी ट्रायंगल में से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो डायग्राम में हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हमने अब वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो जो दो लाइनों की वैल्यू हमें मालूम है एंगल के अंदर, हम उनके दरमियान रेशियो ले लेंगे। एक ये वाली लाइन की वैल्यू मालूम करनी है हमने एक्स की, और ये मालूम है, इन दोनों के दरमियान रेशियो लेते हैं। तो रेशियो किसके दरमियान बन रही है? ये जो था ये हमारा परपेंडिकुलर था, और ये जो था ये वाली लाइन ये हमारा जो है वो वतर है। तो हमने इन दोनों के दरमियान रेशियो लेनी है, और आपको पता है परपेंडिकुलर और वतर के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा बराबर आ जाएगा ओ एन ओवर ओ पी। तो यहाँ से हमने ओ एन की वैल्यू निकाली है। ओ एन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ओ पी इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ओ एन बराबर आ जाएगा ओ पी साइन थीटा। और हमने लिखा हुआ है ओ एन को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है? एक्स से। ओ पी को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है? एक्स नाट से। और तो हमारे पास वैल्यू आ गई एन की, एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट साइन थीटा। ये वैल्यू आ जाती है, और थीटा क्योंकि ओमेगा टी के बराबर है तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। यानी प्रोजेक्शन की वैल्यू मालूम करने का हमारे पास फार्मूला आ गया। कौन से प्रोजेक्शन? ये जो डायमीटर के ऊपर मूव कर रहा है ऊपर नीचे, जिसकी मोशन को हमने कहा था बिल्कुल स्प्रिंग की तरह की मोशन है, मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह की मोशन है। तो प्रोजेक्शन की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन थी और स्प्रिंग की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। आप देखें फार्मूला हमने निकाला किसके लिए है? प्रोजेक्शन के लिए, उस पार्टिकल के प्रोजेक्शन के लिए जो दायरे की बाउंड्री पर हरकत कर रहा था। और हालांकि अब ये जो हमारे पास फार्मूला आया है इससे हम इस पॉइंटर P1 की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, और इस सर्कुलर पाथ पे हरकत करते हुए पार्टिकल के प्रोजेक्शन की भी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ने कितना फासला तय किया होगा, उसकी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू, प्रोजेक्शन की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला निकाल लिया है। तो ये जो हमने देखा अभी एक्स बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट साइन थीटा के। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट साइन थीटा। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास वेव फॉर्म बनती है सर्कुलर पाथ के लिए, उसका जो प्रोजेक्शन मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पे, पार्टिकल के मूव करने की वजह से उसका जो प्रोजेक्शन डायमीटर पे हरकत करता है, उसका जो हमने देखा है वेव फॉर्म बनती है, ये उसकी वेव फॉर्म बन रही है। ये किस फॉर्म में है? साइन वेव की फॉर्म है। तो आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कुलर पाथ पे हरकत करते हुए पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो जब डायमीटर के ऊपर हरकत करता है तो उसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो किस शक्ल में बनती है? तो हमने याद रखना है साइन वेव की फॉर्म में बनती है। अब हम देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है उस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं जब स्टार्ट पे हमारा पार्टिकल होता है ओ वन पॉइंट पे होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। यानी थीटा अगर हम फार्मूले में पुट कर दें भी एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर दें तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरह हमें पता चल गया भाई थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारा जो प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसी तरह जब हमारा पार्टिकल जो है वो आधा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, आधा साइकिल कहाँ तक बनता है? आधा साइकिल अगर हम देखें तो ओ वन से स्टार्ट करते हुए कहाँ पहुँच जाए? इस पॉइंट पे। ये आधा चक्कर पार्टिकल ने मुकम्मल कर लिया। तो एंगल कितना बनाएगा? एंगल बनाएगा वो 180 डिग्री। तो अगर हम ये जो फार्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट साइन थीटा, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें 180 डिग्री की, तो साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? वो भी ज़ीरो होती है। तो हमारा जो प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो चुका होगा? ज़ीरो हो चुका होगा। क्यों ज़ीरो हो चुका होगा? क्योंकि जब पार्टिकल ओ वन से डी पॉइंट पे जाएगा तो प्रोजेक्शन भी ओ से कहाँ पहुँच चुका होगा? डी तक। तो उसने कितना फासला तय कर लिया होगा? प्रोजेक्शन ने ओ से डी तक एक्स नाट यानी रेडियस के बराबर फासला तय कर लिया होगा। लेकिन जैसे ही हमारा पार्टिकल डी से इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो प्रोजेक्शन भी डी से दोबारा कहाँ पर पहुँच गया? ओ पर। यानी वो दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया। तो उसके जो प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब क्या हो चुका है? ज़ीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है ना भी, उसका फासला कितना है, एक जगह से दूसरी जगह तक फासला कितना है। तो ये तो है ही मीन पोजीशन पर, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह जब हमारा पार्टिकल जो है कहाँ पहुँच चुका होगा? इस 270 पर।
O1 से चलता हुआ कहाँ पहुँच गया है, ये बी, ये जो हमारा पॉइंट है इस जगह पर पहुँच जाएगा। तो उसने 3 हिस्से साइकिल के मुकम्मल कर लिए। अगर हम साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 4 हिस्से देखें इस तरह बनते हैं। 4 हिस्से हमारे पास ऐसे, इधर से इधर तक 90, इधर से इधर तक फिर 90, ये फिर 90, फिर 90। तो जब 90 डिग्री एंगल तय करेगा इधर से इधर तक, फिर तो उसने x0 फासला तय किया होगा। जब मज़ीद 90 डिग्री तय करेगा तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। 180 पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर जो है वो 180 से 270 पे आएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, -x0 पे। डिस्प्लेसमेंट तो उसने x0 ही तय किया, लेकिन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तय किया तो -x0 हो जाएगा। इसी तरह जब वो 360 एंगल पे पहुंचेगा, एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेगा यहाँ से यहाँ तक, तो जब वो O1 पे पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे वो कहाँ पे पहुंच चुका होगा, मीन पोजीशन से। यही बात हमें फार्मूला भी बता रहा है। तो फार्मूला हमने क्या लिखा था, x = x0 साइन थीटा। तो देखें टाइम t यहाँ पर 0 है, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे। थीटा अगर हमारे पास पार्टिकल डी पॉइंट पे पहुंच चुका है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 पुट करेंगे, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर आ जाएगा x0 के। तो देखिए इस फार्मूले ने हमें बता दिए भाई x की वैल्यू हमें पता चल गई अगर हमें थीटा की वैल्यू का पता हो। तो जैसे हमने कहा भी पार्टिकल ने 90 डिग्री एंगल तय किया है, तो हमने थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x0। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन ने कितना फासला तय किया हुआ है x, वो हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं, वो हम थीटा की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम साइकिल को देखें, इसकी साइन वेव को भी देखें, तो फिर भी हमें पता चल रहा है। देखें यहाँ पर जब टाइम t 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। जब यहाँ पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, x0। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और उसका जो x की वैल्यू है वो फिर क्या हो गई है, 0। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल बनेगा 270 और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा -x0। तो ये साइकिल जो बन रहा है, जो वेव फॉर्म बन रही है, ये भी हमें सारी चीज़ें बता रही है कि जब टाइम t 0 है, ये इस पॉइंट पे टाइम t 0, तो एंगल भी 0 और प्रोजेक्शन का फासला भी 0। जब टाइम हमारा t/4 गुजर चुका होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, x0 होगा। अब हम चलते हैं तीसरी बात पे। ये तीसरे हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें, यानी कितना साइकिल गुजर चुका है, आधा साइकिल गुजर चुका है। टाइम कितना गुजर चुका होगा, t/2। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, पाई एंगल होगा। ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ पाई, तो पाई किसको ज़ाहिर करता है, 180 को। तो जब आधा साइकिल गुजरेगा, एंगल 180 डिग्री, टाइम t/2, और जो उसका डिस्प्ले प्रोजेक्शन ने फासला तय किया होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि हमारा जो साइकिल है वो कहाँ पे आ गया, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे फासला 0 होता है। तो यही उसने हमें बताया था कि जो हमारा थीटा है वही हमें एक्स की वैल्यू के बारे में बता देगा। तो ये हमने लिखा हुआ एक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली है, अब हम वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो इसमें भी हमने पार्टिकल की वेलोसिटी और प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करते हैं। जो भी पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी होती है, यानी जहाँ पार्टिकल पहुँच चुका होगा ना, उस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो दायरे के टेंजेंट के अलांग होगी। टेंजेंट आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जो दायरे के नुक्ता को टच करती हुई गुजर जाए। इसलिए देखिए डायग्राम में उसने ये ब्लू लाइन से वीपी को जाहिर किया हुआ, यानी ये जो टेंजेंट के अलांग लाइन है ना, ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी को शो कर रही है जो दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है। अभी हमने प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की बात नहीं की, हमने जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री के ऊपर हरकत कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल जो दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी दायरे के टेंजेंट के अलांग होगी। भाई फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हमारे पास पार्टिकल पहुंच चुका है, तो हम इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ना, वही इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी।
और हम क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो हम इसकी वैल्यू किस फार्मूले से निकाल सकते हैं? ये फार्मूला हम 5 चैप्टर में पढ़ के आएंगे। एंगुलर मोशन में हम किसी भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन लिखते हैं वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने वी पी का नाम दिया है। आर जो है ना वो दायरे का रेडियस होता है, तो यहाँ दायरे का जो रेडियस है वो एक्स नाट है, तो हमने आर की जगह पे एक्स नाट लिख दिया। और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है? ओमेगा है। तो ये हम 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। वी पी बराबर है एक्स नाट ई ओमेगा। ये हमने पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है। तो जो अब हम प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है, हमें पता है उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर मूव करेगा? इस डायमीटर डी ई के ऊपर मूव करेगा। लेकिन जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो असल में पार्टिकल की वेलोसिटी का ही एक कंपोनेंट होगा। तो कौन सा कंपोनेंट होगा, अब हम इसको देखते हैं। पहले हम जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की कौन से कंपोनेंट के बराबर होगी। तो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड की है कि वो v से हमने उसको ज़ाहिर किया, वो बराबर है वी पी साइन थीटा। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? वो कॉस थीटा के बराबर है। और वी पी जो है यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है एक्स नाट ओमेगा के। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ वी पी की जगह पे हमने पुट कर दिया एक्स नाट ओमेगा, और कॉस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी ओमेगा टी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन की वेलोसिटी आ गई, v इज इक्वल टू एक्स नाट ओमेगा कास ओमेगा टी। अब हम कास ओमेगा टी यानी कास थीटा की वैल्यू जो है वो हम डायग्राम से निकालते हैं। तो डायग्राम हमने कौन सी ली है? डायग्राम हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल ली है ओ पी एन। इस ट्राइंगल से हम जो है अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो ट्राइंगल यूज़ करनी है वो ओ पी एन ट्राइंगल यूज़ करनी है। तो जैसा कि हम पहले इसमें देख चुके हैं कि इस यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है। तो ये जो पी एन लाइन है ये हमारा बेस हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने ये वाली लाइन, ये ओ पी लाइन हमारा जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये वाली लाइन हमारा जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस आपको पता है वो किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो बेस आपको पता है कौन सी लाइन है? ये पी एन लाइन जो है वो बेस है, तो हमने पी एन लिख लिया है। और हाइपोटेनियस वाली लाइन कौन सी है? हाइपोटेनियस आपको पता है ये ओ पी वाली लाइन है, तो ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हमारे पास मसला ये है कि पी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ओ एन की वैल्यू तो एक्स है जो हमने पहले निकाल ली है। तो हम पैथागोरियन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम पी एन की वैल्यू निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही हम फार्मूला लगाते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। तो यहाँ से पी एन की वैल्यू निकालेंगे, तो पी एन का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू आपको पता है एक्स नाट है, और ओ एन की वैल्यू आपको पता है एक्स है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो पी एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स नाट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है एक्स नाट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नाट। तो ये वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ये अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे कि इक्वेशन नंबर 2 बराबर थी v इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा। तो वी पी की वैल्यू आ गई एक्स नाट ओमेगा, और कॉस थीटा की ये वैल्यू आ गई। तो एक्स नाट से ये एक्स नाट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वी प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला आ गया ओमेगा एक्स नाट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है अगर मीन पोजीशन होगा, तो मीन पोजीशन पर जो है वो हमारे पास इस जगह पर देखें तो मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर प्रोजेक्शन के जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट कर दें तो वी बराबर आ जाएगा ओमेगा एक्स नाट का स्क्वायर अंडर रूट, और स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नाट। ये उसकी यानी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें, ये तो मीन पोजीशन पर हमने देखा,
सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें इस पॉइंट पर, तो प्रोजेक्शन ने कितना फासला तय किया होगा, एक्स नाट। तो हम इस एक्स की जगह पर एक्स नाट अगर पुट कर दें तो ये तो एक्स नाट का स्केयर माइनस एक्स नाट का स्केयर बन जाएगा, जो कि ज़ीरो आएगा, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और मीन पोजीशन पर जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये तो हमने उसकी मिकदार मालूम करने का फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू मेगा एक्स नाट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इस फार्मूले से हम किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की मिकदार मालूम कर सकते हैं। और अगर हम जो है इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी इसकी, क्योंकि जब पार्टिकल O1 से D की तरफ जा रहा होगा तो उसका प्रोजेक्शन किस तरफ को जा रहा होगा, O से D की तरफ। तो जब एंगल की वैल्यू हमारे पास 0 से 90 होगी तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ को होगी, 0 से 90। तो पार्टिकल जा रहा होगा O1 से D, और प्रोजेक्शन किस तरफ को जा रहा होगा, O से D की तरफ। तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई। लेकिन अगर हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये जा रहा होगा डी से ई की तरफ, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो किस तरफ को आ रहा होगा, वो आ रहा होगा डी से ई की तरफ। तो यहाँ पर यानी यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ एंगल बन रहा है 270 डिग्री। यानी अगर हमारा जो पार्टिकल है वो 90 डिग्री से 270 डिग्री की तरफ आ रहा होगा तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ को होगी, डी से ई की तरफ होगी। इसी तरह अगर हमारे पास पार्टिकल 270 से 360 की तरफ जा रहा होगा, ऐसे 270 से 360 की तरफ जा रहा होगा, तो फिर हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो भी किस तरफ का जा रहा होगा, ई से ओ की तरफ। तो जैसे ही हमें एंगल का पता चलेगा उस हिसाब से हम प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है उसकी हम डायरेक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आज के लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके बारे में पढ़ा है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।